So good morning all of you. Welcome back to my YouTube channel. So today we discuss UKSSC syllabus polity. So basically जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको दिया था वो उत्तराखंड का टॉपिक था जो 40 मार्क्स का पूछा जाता है उसमें। तो 40 मार्क्स में मैंने आपको सब कुछ बताया था कि कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है उसमें उत्तराखंडी पेपर में। उससे पहले मैं आपको हिंदी का टॉपिक देख चुका था 20 मार्क्स का, जिसमें क्या बोलते हैं आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी कि पोर्शन जो सिलेबस है उसमें जो लेसन दिए गए हैं वहाँ से क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो उसी चीज़ में हम आगे चलते हुए आज मिसलेनियस का फर्स्ट पोर्शन जिसमें पॉलिटी आपको इंक्लूड होती है, तो वो मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूँ जो इंपॉर्टेंट है और वो आपको काफ़ी डीपली पढ़ना है इसके बारे में, तब जाके आप कहीं उसको फाइंड कर पाओगे। तो UKSSC में जो मिसलेनियस पोर्शन है जो उसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी और आपका रीजनिंग, करंट अफेयर प्लस कंप्यूटर ये सेक्शन है। तो आज मैं उसी संदर्भ में आपके सामने आया हूँ ताकि मैं आपको पॉलिटी का लेसन दे सकूँ, ठीक है। तो पॉलिटी में आपको पढ़ना क्या आएगा, देखो सपोज जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में आपका क्या क्या आएगा, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में जैसे मतलब संविधान को बनाने में जो जो महत्वपूर्ण मतलब अमेंडमेंट जो एक्ट आए थे, ठीक है, उसमें ये चीज़ पढ़नी है। सपोज जैसे आपको मैं बोलूँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, फिर चार्टर एक्ट आएंगे 1833, 1853, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला, 1919 वाला, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1909, ये सब आपको इसमें पढ़ना है काफ़ी डीपली। इसमें बेसिकली क्या है कि जो जो मेन पॉइंट है जिसमें जैसे सपोज़ मैं ये कहूँ कि जैसे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है तो उसमें ये लगा लीजिए आप क्या बोलते हैं जो हमारा 75% कॉन्स्टिट्यूशन का है वो वहीं से बोरो किया गया है, ठीक है, वहीं से हमने लिया है वो 75% जो इसका हिस्सा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो उसी तरह जैसे बजट सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस कराया था 1919 में, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी फीचर्स है उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 और 1935, ये तो आपको पूरा मतलब शॉर्ट आउट होना चाहिए कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो गया कि इसमें जो हमारी एक्ट आए हैं जो और क्या बोलते हैं इंडियन एक्ट आए हैं और चार्टर एक्ट आए हैं जो इसमें हमें हेल्प की है जिसने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। फिर उसके बाद सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिलेंट फीचर्स में जाओ जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, देखो यूनिटी फीचर्स क्या है, ठीक है। और जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और यूनिटी क्या है, रिजिड फीचर्स क्या है, और क्या बोलते हैं इसमें बेसिकली आपका फंडामेंटल राइट्स क्या है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है उसकी, ठीक है, ये सब कैरी करेगा सिलेंट फीचर्स, ठीक है। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे सपोज हमने क्या क्या चीज़ें कहाँ से क्या क्या बोरो की है, ठीक है, जैसे एमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है, जर्मनी से, ठीक है, और प्रियम्बल USA का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ड्यू प्रोसेस लॉ, ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये सब इसमें आएंगे, ठीक है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और जैसे ब्रिटेन से क्या क्या लिया हमने, रशिया से क्या लिया है, अमेंडमेंट प्रोसीजर कहाँ से लिया है 368 आर्टिकल वो आपका साउथ अफ्रीका से है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सेक्युलर और सिक्योर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये ठीक है, फ्रेटर्निटी ऑफ ब्रदरहुड एंड अमंग ऑल, ठीक है, और जस्टिस ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी थॉट एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये इसमें प्रियम्बल में आएगा। तो इसके में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ये आपके कौन से कहाँ से मतलब कौन से उससे लिए, कौन से कंट्री से लिए गए, तो वो है आपका फ्रांस से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक क्वेश्चन और फंसता है इसमें कि आपका सपोज कि जो आपका सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए थे, तो ये आपका था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। तो प्रियम्बल को पढ़ लेना आप, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है कि लाइन वाइज दे देगा कि क्या बोलते क्या लिखना है, उसके बाद कौन सी टर्म्स आएगी, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, ठीक है, आगे पीछे करके दे सकते हैं, ऐसे आपको दे सकते हैं, ठीक है। प्रियम्बल हो गया। फिर सिटीजन, नागरिकता, ठीक है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आपको भारतीयों में भारत देश में रहने के लिए क्या क्या नागरिकता चाहिए, और क्या बोलते हैं जन्म से या फिर उसके माता पिता कौन होने चाहिए, मतलब ठीक है, कहीं NRI हो तो क्या क्या प्रोसीजर होता है, ये सब इसमें आएगा सिटीजनशिप में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 12 to 15, फंडामेंटल राइट 12 to 15, और इसमें क्या क्या पूछा गया है, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है, और आपका ठीक है, और एबॉलिशन ऑफ अटैचेबिलिटी, ठीक है, प्रोविजन ऑफ राइट्स इन कन्विक्ट केसेस, ठीक है, प्रेस फ्री, ये सब इसमें फंडामेंटल राइट हैं। ड्यूटीज़ भी उसी तरह है,
सपोज़ मैं बोलूँ आपको क्या बोलते हैं, टू रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, ठीक है, और रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग हो गया, ठीक है। ये ड्यूटीज़ किसी पे इम्पोज नहीं होती कि आपको करनी ही करनी है, ठीक है, पर एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको ये हक बनता है कि इस ड्यूटीज़ को फॉलो करो आप, ठीक है। फिर आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के 5 पार्ट होते हैं जिसमें आपका कंपल करता है। सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में। तो ये जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा, तभी इसका फ़ायदा है। क्योंकि देखो, हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है आपसे, बट क्या बोलते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो आप डिटेल पढ़ोगे, जैसे प्रेसिडेंट का पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिए, ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस पढ़ लीजिए, क्या क्या इनका इलेक्शन प्रोसीजर होता है, कैसे कैसे ये इलेक्ट होते हैं, ठीक है, और ये सब है, ठीक है। उसी तरह प्राइम मिनिस्टर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सब होते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व ओनली बाय लोकसभा, ये सब पढ़ लीजिए। फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव में आते हैं, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ओनली फोर टर्म्स, ठीक है। उसमें आपका आता है पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम, काउंसिल मिनिस्टर और आपका गवर्नर, और एक और आता है एडवोकेट जनरल, ठीक है। हाँ, क्योंकि स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल और आपका वहाँ पे होता है अटॉर्नी जनरल सेंटर में, ठीक है। फिर आते हैं पार्लियामेंट प्रोसीडिंग पे, ठीक है। पार्लियामेंट और पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं, ठीक है, आपको पता ही है, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। टर्म पीरियड पढ़ लेगा, कितने साल तक होता है, ठीक है। एक्सटेंड कब कहा जाता है, जब इमरजेंसी लगती है तब 1 साल के लिए एक्सटेंड की कर जाती है। राज्यसभा पढ़ लीजिए, टर्म पढ़ लीजिए, कितने ईयर्स तक मेंबर्स बन सकता है इसका, और क्या क्या इसमें होता है, ठीक है। और पार्लियामेंट प्रोसीजर में मैं ये कहूँ कि लोकसभा स्टार्ट होती है 11 to 6, ठीक है, और वो स्टार्ट होती है राज्यसभा 11 to 5, ठीक है। तो 1 घंटे का अंतर है दोनों में, ठीक है। पार्लियामेंट प्रोसीडिंग क्या होती है, ठीक है। प्रोसीडिंग में जो वहाँ काम होते हैं तो वो सब इंक्लूड करता है ये पार्लियामेंट, ठीक है। फिर है जुडिशरी में क्या होगा आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और फिर उसके नीचे छोटे छोटे कोर्ट, लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब होते हैं, ठीक है। तो मेनली हमारी सुप्रीम कोर्ट ही सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, और हमें उनकी डिसीजन का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। तो जुडिशरी में ये है, ठीक है। जुडिशरी में आपको बोलूँ मैं कि सुप्रीम कोर्ट सर्व है, ठीक है, मतलब जो भी वो डिसीजन देगा तो उसी का सब कुछ माना जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में, ठीक है। जिस तरह आपको पता ही है हमारी पहले 14 लैंग्वेज थी, ठीक है, फिर उसके बाद 8 लैंग्वेज और ऐड की गई हमारे संविधान में। तो 8 लैंग्वेज के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1967 में, उसके तहत आपको सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को ऐड किया गया था, ठीक है। फिर 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2003 में, उसमें ऐड किया गया था बोडो, डोगरी, सैंथाली और मैथिली, ठीक है। तो ये 8 लैंग्वेज होगी ना टोटल 22, 14 और 8 22 होगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 हुआ था, उसमें ये हुआ था कि आपका जो उड़िया था, मीन्स मैं अगर स्पेलिंग लिखना चाहूँ तो ODIA, इसका रीनेम किया गया था ORIYA में, ठीक है। तो इसका रीनेम किया गया था, उड़िया को उड़िया बनाया गया था 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, ठीक है। तो ये बातें हो गई इसमें, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इसको देखिएगा एग्जामिनर क्या होता है कि 4 लैंग्वेज दे देगा आपको, आपसे पूछेगा कि इसकी कौन सी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, मतलब इस हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसमें कौन सी लैंग्वेज नहीं आती है। 3 सही ऑप्शन दे देगा, 1 नहीं देगा, ठीक है। एमरजेंसी प्रोविज़न 352 60 352 56 और 60, ठीक है। जैसे हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, ठीक है, पहले ये क्या बोलते हैं इसका टर्म पीरियड होता है, जब भी हमें पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होता था, तो याद रखना ये सिर्फ क्या बोलते हैं पार्लियामेंट से अप्रूव होती है, ठीक है। जब हमें लगानी होती है इमरजेंसी तो स्पेशल मेजोरिटी लगती है, जब हम हटाते हैं तो सिंपल मेजोरिटी लगती है, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिसके तहत क्या बोलते जो पहले इसका टाइम पीरियड था वो 2 मंथ्स था, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 वाला, तो उसमें इसका टाइम पीरियड कर दिया गया था 1 मंथ, ठीक है। 352 आर्टिकल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। फिर उसके बाद 356 में चलोगे तो उसमें ये टर्म पीरियड है उसका 2 मंथ्स का, ठीक है, 2 मंथ्स तक अप्रूव हो सकती है, ठीक है। ये इमरजेंसी प्रोविजन है, मैं आपको बता चुका। फिर उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स एंड एरियाज, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे आपको पता ही है कि हमारे देश में कभी ऐसे अभी मतलब थोड़े बैकवर्ड एरियाज है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जहाँ गांव क्षेत्र होता है और जहाँ पे क्या बोलते हैं लोग अभी भी मतलब ऐसा जीवन जी रहे, वैसे अब तो बहुत कम हो गया है, और
चाहूँगा मैं कि अब ये मतलब एक तरह से मतलब कोई भेदभाव ना हो कहीं भी, ठीक है। तो इसलिए बनाया गया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड SC एंड ST, ठीक है। और इसका आर्टिकल नंबर SC का है 338 और ST का है 338A, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 2004, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें बस यही है कि मतलब किस तरह हम क्या बोलते हैं, जो उन पर अत्याचार होते हैं उसको किस तरह रोक सकते हैं, और SC ST लोगों पे अत्याचार होते हैं, ठीक है, उसके लिए उनके लिए कमिश्नर बनाया जाता है, ठीक है। और बस यही है इसमें शेड्यूल ट्राइब्स एंड एरियाज़ में, ठीक है, किस तरह उनको मतलब सुरक्षित कर सकते हैं, और उनको क्या क्या स्कीम दे के उनको उनका जो है जो बैकवर्ड का टैग लगा हुआ है उसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब आएगा आपका SC ST में, ठीक है। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको वेरी वेरी IMP कर लीजिएगा। देखो आपको पता है जब हमारा क्या बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम यानी कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 और 74 यानी कि म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको पता ही है, जब हमारी पंचायत राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो आपको पता ही है 2 अक्टूबर 1959 को क्या बोलते हैं राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी अडॉप्टेड दिस स्कीम, ठीक है। फिर उसके बाद उसको देख देख के आंध्र प्रदेश भी आ गया, फिर तमिलनाडु भी आ गया। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में बोलूँगा तो इसके लिए कमेटी बनाई हुई है। सबसे पहले कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, 3 मेंबर कमेटी थी, और उसमें बोला गया था कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई थी। और इसके तहत क्या होगा कि आपका क्या बोलते हैं जो तीन बेस पे आपकी बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज लेवल पे, ठीक है। और 1957 में आई थी, ठीक है। और इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। फिर उसके बाद आएगा क्या बोलते हैं, इसके बाद आएगा क्या बोलते हैं अशोक मेहता कमेटी जो 2 टायर सिस्टम था। फिर इसके बाद आएगा क्या बोलते हैं GV के राव कमेटी 1985 में, उसमें अपने अपने बातें रखी गई थी, ठीक है। फिर आते हैं LM सिंघवी कमेटी, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही गई थी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए, ठीक है। उसी के तहत 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 1992 में तो वो डाला गया था इसमें, ठीक है। तो तब से हमारे पंचायत राज जो हम देखते हैं आज विलेज लेवल पे, तो वो इसमें देखी जा सकती है, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम सारी कमेटियाँ इंपॉर्टेंट, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, LM सिंघवी कमेटी, और आपका जो वो था क्या बोलते हैं GV के राव कमेटी, ठीक है, और ठुंगन कमेटी, ये 5 कमेटी याद कर लिए। फिर अमेंडमेंट प्रोसीजर, ठीक है। अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात करूँ मैं तो आर्टिकल 368 है, साउथ अफ्रीका से लिया है हमने, ठीक है। किसी भी चीज़ में कुछ भी अमेंडमेंट करना है, ठीक है, तो वो सब इसमें आएगा, ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसीजर में, ठीक है। इसे डीप पढ़ लीजिएगा, इसका प्रोसीजर होता है, ठीक है। 4-5 स्टेप होते हैं किसी भी चीज़ को अमेंड करने के लिए, ठीक है। फिर आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स आप सारे रट लीजिए, ठीक है। प्रेसिडेंट का रख लीजिए आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट रख लीजिए, कहाँ पे आता है इम्पीचमेंट 61 में, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसकी कहाँ से उसकी वो होती है, ठीक है। UPSC का कर लीजिए 315, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट कर लीजिए 124, इलेक्शन कमीशन 324, फाइनेंस कमीशन 280, और आपका कैग 148। तो इस तरह आर्टिकल्स है, ये याद कर लिए। NHRC ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैंने ये क्वेश्चन देखा है काफ़ी एग्जाम में कि इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपका जैसे NHRC के चेयरमैन कौन है प्रेजेंट टाइम पे, तो और कब सेटअप हुआ था, मेनली तो उसका क्वेश्चन यही आता है कि ये सेटअप कब हुआ था, ठीक है। तो NHRC भी पढ़ लीजिए। फिर लोकपाल और लोक अदालत, फर्स्ट लोक अदालत हेड हुई थी 1982 में, ठीक है, गुजरात में, ठीक है। ये वही है कि क्या बोलते हैं लोक अदालत मतलब जो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जो हमारे गरीब तबके के लोग होते हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पीपल्स होते, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कांट अफोर्ड सच मनी टू इन्वेस्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लॉयर्स, मतलब लॉयर्स पे स्पेंड कर सके। तो उसमें क्या होता है कि उनके पास पैसा नहीं होता, तो उनके लिए लोक अदालत बनाई गई है, जिसमें क्या बोलते हैं जो मतलब ऐसे इंसान जिस पे पैसा नहीं है और वो उनका केस कुछ हो जाता है, तो उस चीज़ को लड़ने के लिए ये लोक अदालत बनी गई है, ताकि उनका पैसा खर्च ना हो। और जो लोक अदालत के मेंबर होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ करके इनका निपटारा हो सके, ठीक है। ये होता है लोक अदालत, ठीक है। 1982 में सेटअप की गई थी वहाँ पे गुजरात में, ठीक है। फिर लोकपाल, ठीक है। फर्स्ट लोकपाल वॉज सेपरेटेड, जो स्टेट था इसका तो वो था हमारा महाराष्ट्र, ठीक है। 1971 में इसका फाउंडेड ईयर था, ठीक है। लोकपाल, ठीक है। अब लोकपाल क्या होता है, सपोज मैं कहूँ कि क्या बोलते हैं, जैसे हमारी पब्लिक फंक्शनरीज होती है, ठीक है। IAS हो गया, IPS हो गया, PM हो गया, CM हो गया, और जितने भी गेस्टेड पोस्ट होती है A और B ग्रुप की, ठीक है, A और B ग्रुप की पोस्ट होती है।
तो ऐसा तो होता नहीं है कि वो भी करप्ट नहीं होते होंगे, समबड़ी कोई ना कोई तो होता ही होगा, ठीक है। कुछ कुछ लोग होते हैं, तो उन पे निगरानी रखने के लिए ये लोकपाल बनाया गया था, ठीक है। सेंटर में लोकपाल है, याद रखना। उसी तरह का काम स्टेट में कौन करता है? लोकायुक्त, ठीक है। और तो लोकपाल में बता चुका आपको, ठीक है। पब्लिक फंक्शनरीज, जिसमें क्या बोलते हैं आपका पब्लिक फंक्शनरी, जैसे IAS PCS, ठीक है, PM CM, ठीक है, ये सब जो सेंटर के होते हैं, या फिर स्टेट की कहूँ तो मैं लोकायुक्त, ठीक है, सेम जो पीपल्स होते हैं तो वो इसमें आते हैं, ठीक है, लोकपाल में और लोकायुक्त में, ठीक है। लोक अदालत बता चुका हूँ 1982 गुजरात में, ठीक है। फिर पार्लियामेंट के कुछ होते हैं आवर्स होते हैं, क्वेश्चन आवर, 0 आवर और कोरम, ठीक है। क्वेश्चन आवर क्या हो गया कि सपोज़ पार्लियामेंट की स्टार्ट होती है, ठीक है, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, तो फिर क्या बोलते हैं उसमें ये होता है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले 11 बजे से स्टार्ट हो जाती है, फिर 6 बजे तक रहती है, ठीक है। क्वेश्चन आवर चलता है, ठीक है, 11 से 12, फिर 12 बजे 0 आवर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद लंच होता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसीजर है कि इनसे टाइम पूछा जा सकता है कितने बजे स्टार्ट होती है, ठीक है, 0 आवर कितने बजे स्टार्ट होता है। और कोरम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। किसी को भी सेशन को स्टार्ट करने के लिए कुछ मेंबर्स की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है। कोई भी मेंबर हो, ठीक है, चाहे लोकसभा का राज्यसभा को, तो वहाँ पीपल्स की गैदरिंग चाहिए होती है, ठीक है। तो पीपल्स कितने चाहिए, अब बताओ ना कितने चाहिए, ठीक है। तो याद रखना हमेशा कि इसका ना 1/10, ठीक है। सपोज जैसे मैं बोलूँगा कि क्या बोलते हैं कि लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545 ना, तो इसका 1/10 निकाला तो कम से कम किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए अगर मैं बोलूँ तो 55 मेंबर तो चाहिए ही चाहिए, तो ये होता है कोरम, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है कि सपोज़ कि कोई गवर्नमेंट का आदमी है, ठीक है, मतलब कोई भी मिनिस्टर है या कोई भी है, तो और उसके अपोजिशन में तो कोई ना कोई होगा, ठीक है, अपोजिशन भी है, तो अपोजिशन वाला ना उस गवर्नमेंट के मिनिस्टर से क्वेश्चन करेगा, ठीक है। जो वो क्वेश्चन करेगा अपोजिशन वाला, तो उसको जो गवर्नमेंट का आदमी होगा उसको ओरल में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मतलब एक पर्सन एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये होता है स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है। अनस्टार्ट में क्या हो गया, अनस्टार्ट में ये हो गया कि सपोज़ मैं कहूँ कि आपका अनस्टार्ट में कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है उसका फॉर्म अलग होता है, कि मतलब कि आप क्वेश्चन पूछोगे लेकिन उसका आंसर आपको रिटर्न में देना पड़ेगा गवर्नमेंट के मिनिस्टर को, ठीक है, उसको रिटर्न में देना पड़ेगा आंसर इसमें, ठीक है, अनस्टार्ट में, ठीक है। और यहाँ ऐसी प्रक्रिया नहीं होती कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में ये होगा कि सपोज़ कि क्या बोलते यहाँ पे ना इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए ना सबसे पहले निवेदन करना पड़ता है कि हम इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर अगर आप वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि इसमें आपको 10 डेज़ का टाइम पीरियड देते हैं कि तब तक आप अपना आंसर सबमिट कर सकते हो ओरली, ठीक है। ये होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। फिर हाँ, ये इंपॉर्टेंट जुरिडिक्शन टाइप, ठीक है। देखो 5 तरह की जुरिडिक्शन होती है, ठीक है। ओरिजिनल आर्टिकल 131, एपिलेट, रिवाइजरी 137, ठीक है, और ओरिजिनल, एपिलेट, रिवाइजरी, और ठीक है 2 और है, ओरिजिनल, एपिलेट, ओरिजिनल हो गई, फिर एपिलेट हो गई, फिर आपका टाइप्स ऑफ जो, हाँ, एपिलेट होगी, एपिलेट और रिवाइजरी जुडिक्शन, ठीक है। एपिलेट ओरिजिनल का अगर मैं आपको थोड़ा मतलब बताऊं तो ओरिजिनल में क्या हो गया, सपोज आर्टिकल 131 में आता है, और ओरिजिनल में क्या हो गया, ओरिजिनल मतलब जैसे देखो, जैसे सेंटर है और स्टेट है, ठीक है, सेंटर और स्टेट है, कुछ डिस्प्यूट हो गया, सपोज स्टेट ने कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है, स्टेट ने कोई पॉलिसी बनाई या कोई लॉ बनाया, ठीक है, वो सेंटर को पसंद नहीं आ रहा है, तो केस कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट गया ना, तो मतलब फाइनल जुरिडिक्शन किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा, जो वो ऑर्डर सुनाएगी वही मान्य होगा, ठीक है। सपोज जैसे किसी रिवर्स को लेकर डिस्प्यूट होगा, कावेरी का ले लीजिए, ठीक है, तो उसका भी डिसीजन कौन सुनाएगा, सुप्रीम कोर्ट, तो मतलब सर्वे सर्वा कौन है आपका, सुप्रीम कोर्ट ही है, उसी का डिसीजन फाइनल माना जाएगा, ठीक है। ये होता है ओरिजिनल, ठीक है। अपीलेट जुरिडिक्शन क्या होता है, अपीलेट जुरिडिक्शन मैं कहूँ तो 132 से 134 आर्टिकल में आता है, और अपीलेट जुरिडिक्शन में होता है कि सपोज़ मैं एक पर्सन हूँ, मुझे मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ था, ठीक है, और मुझे क्या बोलते कोर्ट में गया, हायर कोर्ट में, वहाँ के फैसले से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मतलब मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है, तो फिर मैं अपनी आगे भेज सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो फाइनल जुरिडिक्शन भी उसी का ही होगा, जो फैसला सुनाएगी तो उसी को माना जाएगा। फिर आता है रेट जुरिडिक्शन, ठीक है, 2 रेट्स होते हैं 5 टाइप के, देखो, सर्चोजारी, कोई वारंटो, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन और मैंडमस, ठीक है।
तो अगर मैं बोलूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है आर्टिकल 32 के तहत करता है और 226 के तहत करता है हाई कोर्ट में। तो अगर हाई कोर्ट में अगर जाओ तो अगर कोई बंदा परेशान है, मतलब जो उसे ठीक मतलब उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 226 है किसमें, हाई कोर्ट में के थ्रू आप रिट इशू कर सकते हो, और 32 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रिट इशू कर सकते हो। ठीक है, रिट्स मैंने बता दिया 5 तरह की। ठीक है, कौन कौन सी, आपका हेबियस कॉर्पस, ठीक है, इलीगल डिटेंशन मींस कि क्या बोलते हैं, पुलिस वाला आपको उठा के ले गया बिना किसी के, तो आपके पास पूरा पूरा हक है कि आप उसके खिलाफ रिट ये हेबियस कॉर्पस डाल सकते हो बाई वट रीज़न। ठीक है, यू डिटेंटेड, ठीक है, ये हो सकता है। और फिर रिट्स हो गया, वो इसमें हेबियस कॉर्पस हो गया। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंडामस सर्चोरियारी को वारंटो और प्रोहिबिशन। ठीक है, फिर आते हैं फिर कुछ कमेटियाँ फंड्स है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, पब्लिक अकाउंट फंड है, कॉन्टीजेंसी फंड है, कंसोलिडेटेड फंड है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, याद रखना इसका आर्टिकल 266 है, कॉन्टीजेंसी फंड का 267 है और इसका भी 266 है पब्लिक अकाउंट फंड का। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, सपोज़ इसका मैं अगर आपको मीनिंग बताऊँ तो इसमें क्या होगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या होगा कि सपोज़ गवर्नमेंट लोन देती है इन टर्म्स ऑफ करोड्स, बिलियंस, मिलियंस। ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी आता होगा। ठीक है, रेवेन्यू आता है, तो वहाँ से रेवेन्यू जो जनरेट होता है तो वहाँ से इनकी सैलरी बनती है कि इनकी कैग की, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, सुप्रीम कोर्ट की जज की, हाई कोर्ट के जज की। ठीक है, और आपका यूपीएससी की सैलरी सब यहीं से होता है, सब यहीं से होता है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कॉन्टीजेंसी फंड। ठीक है, ये इमरजेंसी फंड होता है। सपोज जैसे कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो उस टाइम रिक्वायरमेंट होती है पैसों की, तो वहाँ से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो मिनिमम जो होता है 500 करोड़ निकाल सकते हैं हम। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम 500 करोड़ निकाल सकते हैं इसमें कॉन्टीजेंसी फंड। लेकिन इसमें पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कि इस तरह की प्रक्रिया को, लेकिन अगर सपोज आप यहाँ से पैसा खर्च करते हो तो आपको लेके भी आना पड़ेगा। तो वो पैसा आता कहाँ से, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आता है इसमें पैसा। ठीक है, फिर पब्लिक अकाउंट फंड आता है। पब्लिक अकाउंट फंड आर्टिकल 266, इसमें सपोज़ कि मैं अगर कहूँ कि 266 आर्टिकल के तहत आता है पब्लिक अकाउंट फंड। तो जैसे मैं नॉर्मल कस्टमर हूँ पीएनबी का। ठीक है, मैं वहाँ गया, मैंने पैसे निकाले और मैं घर आ गया। ठीक है, सिंपल वही है कि पब्लिक अकाउंट फंड में आपको क्या बोलते हैं, बैंक का प्रोसीजर होता है इसमें कि आप गए वहाँ पे, ठीक है, आपने पैसा निकाला और सीधे आप घर आ गए। ठीक है, तो ये पब्लिक अकाउंट फंड होता है। फिर रिप्राइव, रिस्पाइट और ये आपका कम्यूटेशन, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन टर्म है। ठीक है, इसका थोड़ा मीनिंग बताता हूँ। कम्यूटेशन मतलब क्या होता है, कम्यूटेशन सपोज कि क्या बोलते हैं कि जैसे मतलब कोई क्राइम किया है किसी ने, तो वो पकड़ा गया, तो उसमें क्या हुआ कि क्या बोलते हैं कि उसको सपोज़ उसने फांसी की सज़ा दे दी, मतलब जज ने फांसी की सज़ा दे दी, और वो क्या होगा कि क्या बोलते फांसी की सज़ा देने के बाद क्या बोलते उसकी सज़ा को क्या बोलते लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकता है, तो उसे कहते हैं कम्यूटेशन। ठीक है, मतलब किसी को फांसी की सज़ा दे रखी थी तो उसे क्या बोलते फांसी की सज़ा ना देकर उसकी ना जो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया गया इसमें कम्यूटेशन में। ठीक है, ठीक है, फिर आते हैं आपका रिप्राइव में। ठीक है, रिप्राइव में क्या होगा कि सपोज़ रिप्राइव में क्या होगा कि जैसा वो बंदा था, उसे जो क्राइम जिसने किया था तो वो फांसी की सज़ा दी थी उसे। ठीक है, लेकिन फांसी की सज़ा को वो ना उस टाइम के लिए टेम्परेरी मतलब रोक सकता है और आने वाले फ्यूचर में देख सकता है। ठीक है, तो ये हो गया रिप्राइव। ठीक है, रिस्पाइट क्या हो गया, रिस्पाइट मीन्स सपोज़ जैसे कोई लेडीज़ है, ठीक है, वो जेल में अपना मतलब किसी क्राइम किया था और वो जेल में, तो उसमें क्या होगा कि जो जेल में है तो उसे ना स्पेशल छूट दी जाएगी। वो भी कब, सपोज जैसे ऐसी कंडीशन होती है जैसे प्रेग्नेंट हो, ठीक है, तो उसमें आपको उसको जैसे 7 साल की सज़ा थी तो उसको सज़ा को मतलब कम कर दिया जाएगा। ठीक है, कितने साल, 4 साल। तो ये होती है मतलब स्पेशल छूट देते हैं ना कुछ सर्कमस्टांसेस जो मतलब स्पेशल केसेस होते हैं। ठीक है, तो अब तो थोड़े और बता देता हूँ मैं इसमें क्या क्या आएगा आपका। पब्लिक अकाउंट कमेटी होगी, टाइप्स ऑफ जुरिडिक्शन हो गया, ठीक है, और पंचायती राज हो गया आपका। फिर उसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न हो गए और पार्लियामेंट प्रोसीडिंग होगी, लोकसभा राज्यसभा, और क्वेश्चन ये स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो हाँ मेरे ख्याल से यही है बस। ठीक है, ये पढ़ लीजिए पार्लियामेंट का पूरा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आर्टिकल 124, इलेक्शन कमीशन 324, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ लीजिए सारे, और इनके क्या क्या प्रोसीजर थे, क्या क्या कैसे कैसे मतलब आगे आगे चलते जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, ये काफ़ी डीप पड़ेगा।
तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये तो था पॉलिटी का, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दूंगा हिस्ट्री का, जो इसमें जिसमें इंक्लूड होगी आपकी मॉडर्न, एंशिएंट और मिडीवियल, ठीक है। तीनों हिस्ट्री एक लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा मैं। तो आई होप दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।